नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के एक और पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको मालूम है कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग मूलतः जो आपके सिलेबस के ऊपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हर्षवर्धन के काल तक के एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग मानते हैं। और 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके मुगल साम्राज्य के औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक के काल को हम लोग मिडाइवल पीरियड मतलब मध्यकालीन भारत के रूप में जानते हैं। और 1707 ईस्वी से लेकर 1947 मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद और भारत के आज़ादी तक इस पीरियड को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में रखते हैं। तो आजकल के ट्रेंडिंग के अनुसार और आजकल के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, क्योंकि इसी पोर्शन से सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाता है या फिर जनरल क्वेश्चन उठाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री को ही देता है। इस कारण यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। आज हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानने जा रहे हैं कि हम अपने पूरे कोर्स के दरमियान इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें किस किस टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके आगामी लाइफ में जो अगर हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट बनाते हैं या फिर आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें हिस्ट्री आपको किस रूप से मदद करेगा, उसमें आपको क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग अब सीधे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि 1707 ईस्वी 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1947 जब हमारा भारत देश आजाद हो जाता है, इस पीरियड को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो इतना लंबा पीरियड में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसका मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं और उस टॉपिक को आप भी अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसके अनुसार हम लोग आगे अपना सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लेटर्स मुगल, मतलब कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आगे जो जो मुगल बादशाह बने हैं सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहादुर शाह प्रथम हो गए, उसके बाद जहांदार शाह हो गए, फर्रुख सियर हो गए, वगैरह वगैरह जो भी आगे आते हैं। जो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के समय जो मुगल बादशाह रहता है बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, उसके पीरियड तक हम लोग इसमें बात करेंगे और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा खात्मा कर दिया जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो जो मुगल बादशाह बने उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके द्वारा कौन सा ऐसा काम है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में, लेटर्स मुगल में। अब देखिए, हम लोग उसके बाद आगे पढ़ेंगे न्यू ऑटोनोमस स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो नए स्वतंत्र राज्य बने हैं भारत में, जैसे मैं आपको पहले बताया कि मुगल साम्राज्य जब स्थापित था तो एक बहुत बड़ा राज्य था और उसका केंद्र था दिल्ली या फिर आगरा, और एक उसका क्या होता था, बादशाह होता था और सभी राज्य उसके अंतर्गत आते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो भारत में बहुत सारे नए नए राज्यों का उदय होता है। तो नए नए राज्य में जैसे कौन कौन हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं जिसका उदय होता है। जैसे बाद में मराठा हो जाता है, पंजाब का जो राज्य हो जाता है, राजपूताना हो जाता है, ये सब नए नए राज्य उभर के आते हैं मुगल सत्ता के कमजोर होने से। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, और ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की इससे बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इस पे भी ध्यान देंगे। हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर बात करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये रहा हमारा क्या, सेकेंड टॉपिक। हम लोग थर्ड टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं, द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि जब मुगल सत्ता भारत में स्थापित रहती है। आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक अंग्रेजी कंपनी रहती है उसकी स्थापना होती है। तो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे यूरोपियंस, जो यूरोप के लोग हैं, भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। वो किस क्रम में आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, आपको मालूम है 1458 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह पे उतरता है। तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे, पुर्तगालियों के आगमन से शुरू करेंगे, और जो सबसे अंत में फ्रेंच आता है, फ्रांस से जो लोग आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे लोग आए। उसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वो जिस पर क्रम से आए हैं क्या उसी क्रम से भारत में अपने कंपनी और अपने कोठी का स्थापना
स्थापना किया है, तो उसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोग आए और कैसे स्थापित किए। इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एक अंग्रेजी कंपनी जो आके भारत में कहती है कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, तो उसे भारत जो यहाँ का मुगल बादशाह रहता है कहता है कि आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर होते जाता है, तो वह एक व्यापारिक कंपनी जो कहती है कि मैं आपके यहाँ सिर्फ बिजनेस करने आया हूँ, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, भारत का प्रशासन संभालने लगता है। और उसके बाद भारत के प्रशासन संभालने के बाद कहता है कि अब पूरा शासन शक्ति हमारे अंतर्गत आ गई है और पूरा गवर्नमेंट हम ही चलाएंगे। और किस प्रकार भारत का शोषण स्टार्ट हो जाता है, वो किस किस नीति के द्वारा सभी राज्यों को अपने मिलाते हैं, सबको अपने अधीन करते हैं, हम लोग सब इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत कि भारत में किस प्रकार यूरोपियन का आगमन होता है और किस प्रकार वो अपने कंपनी को यहाँ स्टैब्लिश करते हैं और इस एस्टेब्लिशमेंट के बाद वो किस नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे द अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इस टॉपिक में। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो किस प्रकार युद्ध के माध्यम से, अपने क्या वार के माध्यम से भारत में अपना सत्ता स्थापित करता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जब भारत में ये होता क्या है कि भारत एक केंद्रीय सत्ता नहीं रह जाती है, कोई इसका एक महत्वपूर्ण पावर नहीं रह जाता है जिससे पूरा राज्य हैंडल हो सके। तो बहुत सारे छोटी छोटी सत्ताएं जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँगा कि ये सब एस्टेब्लिश हो जाती है। तो अंग्रेज और जो भी फ्रेंच आता है, डच आता है, पुर्तगाली रहते हैं, सब क्या करते हैं, आपस में लड़ना शुरू करते हैं कि यहाँ व्यापार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। और इसके लिए क्या हो जाता है, वो आपस में भी लड़ते हैं और वो भारतीय सत्ता से भी लड़ना शुरू करते हैं, जो भारत के छोटे छोटे राज्य हैं उनसे भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच वार, या इसको कर्नाटक वार भी कहा जाता है। कर्नाटक वार के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बैटल ऑफ पलासी पढ़ेंगे जो 1757 में होता है। बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे जो 1764 में होता है। उसके बाद हम लोग एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे जो अंग्रेजों का मराठा के साथ युद्ध होता है कि किस प्रकार मराठा शक्ति को अंग्रेज धीरे धीरे बस में कर लेते हैं। उसके बाद एंग्लो मैसूर वार हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार मैसूर सत्ता को, जो वहाँ हैदर अली रहता है, टिप्पू सुल्तान रहता है, उन सबको 4 युद्ध के माध्यम से धीरे धीरे क्या कर देता है, अंग्रेज मैसूर को अपने राज्य में मिला लेता है। इसी में हम लोग एंग्लो नेपाल वार पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज नेपाल को आपस में भारत में मिला लेता है, अपने सत्ता में मिला लेता है। एंग्लो बर्मीज वार पढ़ेंगे कि किस प्रकार बर्मा जो है म्यांमार है उसको भारतीय जो अंग्रेज रहते हैं अपने में मिला लेते हैं। और इसी टॉपिक में हम लोग एंग्लो अफगान वार भी पढ़ेंगे कि अफगानिस्तान के अभी का जो अफगानिस्तान है उससे किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता युद्ध करती है। उसके बाद इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो सिख वार कि जो अंग्रेज रहता है और वहाँ का जो सिख रहता है, जैसे में मुख्य रूप से रंजीत सिंह के द्वारा जो इसका प्रतिरोध किया जाता है, उसके इन दोनों के भी जो रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद जिसके द्वारा प्रतिरोध किया जाता है अंग्रेजों का, उसके इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक में इतने सारे वार के बारे में पढ़ेंगे। और ये वार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा रहा है तो वार से शायद एक क्वेश्चन युद्ध से उठाए, चाहे वो कर्नाटक वार रहे, चाहे पलासी का युद्ध रहे, चाहे बक्सर का युद्ध रहे, चाहे एंग्लो नेपालीज वार रहे, एंग्लो बर्मा वार रहे, एंग्लो अफगान वार रहे, एंग्लो सिख वार रहे, आंग्ल, जितना भी ये सब वार रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति का बारे में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री का कहा जाता है कि पूरी तरह से इसका मीड है और इसी के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रतिरोध आम जनता के द्वारा होना शुरू हो जाता है। इस कारण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति कब होती है। जैसे उसमें बहुत सारा डेट है कि इस दिन यहाँ शुरुआत हुआ, इस दिन मेरठ में शुरुआत हुआ और उसके बाद मंगल पांडे को फांसी कब हुई, ये सब डेट के बारे में हम लोग जानेंगे कब हुई। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कहाँ हुई, जैसे इसका बहुत सारा सेंटर था, मेरठ था, पटना था, लखनऊ था, अवध था, ये सब जो सेंटर था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका नेतृत्व किसने किसने किया। ये जो सेंटर जो अलग अलग बने थे, जैसे जो 3-4 सेंटर मैंने बताया, उन सब इसके ऐसे 7-8 सेंटर हैं जो हम डिस्कस करते समय डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस कोर्स पढ़ाते समय।
और वहाँ का नेता कौन कौन था, उसके बारे में क्यों हुआ, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 1857 की क्रांति क्यों हुई। उसके बाद अब के नए ट्रेंड में पूछ देता है कि इतिहासकारों का इसमें क्या मत था, तो कभी कभी इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे इसमें कि कोई इसको 1857 की क्रांति मानते हैं, कोई इतिहासकार इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, प्रथम फर्स्ट फ्रीडम इसको मानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं, कोई इसको ना तो फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं ना ही इसको कोई रिवोल्ट मानते हैं। इस प्रकार से भी अब क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत 1857 की क्रांति को डिटेल से देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। भारत में 1857 की क्रांति होने के बाद जब जन जागृति शुरू हो जाती है, हमारे समाज में बहुत सारे जो बुराइयां रहती है उसको दूर करने के लिए आम जन के जो नेता रहते हैं वो उभर के आते हैं। तो उसमें बहुत सारे संगठन की स्थापना होती है, जैसे आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के पहले से ही और उसके बाद भी बहुत सारा क्या हो जाता है कि बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण होता है, जिसमें आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया। उसके बाद सावित्रीबाई फुले द्वारा किस प्रकार या ज्योतिबा फुले द्वारा किस प्रकार जो दलित चेतना है उसको उभारा जाता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में बताएंगे कि इसके जो संस्था है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण किसने किया, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने क्या क्या काम किया। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है आपके एग्जाम में, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवोल्ट्स ऑफ ट्राइब्स एंड पीजेंट्स। मतलब कि जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं और किसान लोग हैं उनके द्वारा भी बहुत सारा विद्रोह किया गया है, जैसे मुंडा विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया। उसके बाद जैसे झारखंड में बहुत सारा अहोम विद्रोह हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। ये सब से संभावना अभी के ट्रेंड में, ये जो मैंने बताया इसके पहले जो ट्रेंड था और अभी के ट्रेंड में इसको ही पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि पीजेंट्स विद्रोह जो जैसे नील विद्रोह हो गया, किसान विद्रोह उसको कहा जाता है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ट्राइब्स मूवमेंट रहा और पीजेंट्स मूवमेंट रहा, मतलब कि किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और अंग्रेजों से ये लोग लोहा लेते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रिवोल्ट्स ऑफ ट्राइब्स एंड पीजेंट्स। उसके बाद जो हमारा शुरुआत होता है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के लिए जो संघर्ष है उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। उसमें हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग रखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग इसमें रखेंगे कांग्रेस को। सबसे पहले हम लोग इसमें रखेंगे कांग्रेस को, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, सबसे पहले उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन रहते हैं जो इसकी स्थापना करते हैं, कहाँ होती है, उसके बाद इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसकी मंशा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग कांग्रेस के बारे में जानेंगे। अब भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी शुरुआत होती है कि अंग्रेज पूरी तरह से अब हमारे देश को जकड़ चुके होते हैं। अपने नीतियों के द्वारा भारत में लगातार एक्सटॉर्शन शोषण होते रहता है। तो जो आम जन जागरण होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का होता है। वो किस प्रकार होता है या किस नीति के द्वारा आगे बढ़ता है, इसका कहाँ कहाँ अधिवेशन होता है। कांग्रेस जो एक संगठन बनती है वो हर साल किसी अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अधिवेशन करती है कि हमने एक साल में करना क्या है। तो इस बात का भी हम लोग जिक्र करेंगे कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ और जो मुख्य अधिवेशन रहेंगे उसका हम लोग आपको साथ डिस्कस भी करेंगे। तो ये भी बात रहेगी। तो कांग्रेस सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसको हम 3 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा 1885 1885 टू 1905। ये पीरियड हमारा सबसे पहले रहेगा। ये पीरियड कहा जाता है लिबरल पीरियड। इसको क्या, लिबरल पीरियड के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। मतलब उदारवादी जो कांग्रेस रहती है वो कहती है शुरुआत में क्या कि हम लोग अंग्रेजों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ जो कमी है, जो हमारे यहाँ अभी सुविधा नहीं पहुंची है, वो अंग्रेजों के साथ लेकर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसको लिबरल पीरियड कहा जाता है 1885 से लेकर 1905 तक। इस समय जो मुख्य नेता रहते हैं कांग्रेस के, जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो गए, ये गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब जो नेता रहते हैं इस पीरियड के बहुत महत्वपूर्ण नेता रहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इस पीरियड में सबसे जो पहला पीरियड हमारा रहेगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 1885 से लेकर 1905 तक। इस दरमियान क्या क्या घटना घटती है, जैसे हम लोग देखेंगे कांग्रेस किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इसका कौन कौन महत्वपूर्ण अधिवेशन है, उसी समय रामकृष्ण मिशन का क्या काम रहेगा। उसके बाद हम लोग जब 1905
1905 में आ जाएंगे तो हमारा सेकेंड फेज शुरू होगा, जो हमारा चलेगा 1905 से लेकर 1920 तक, 1905 टू 1920। इस पीरियड में हम लोग देखेंगे कि ये जो 1905 से 1920 का पीरियड है, ये जो कहा जाता है कि इसका भी मिड टाइम है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से होता क्या है कि अंग्रेज जो है भारत में फूट डालना शुरू करते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, और उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। और वहां से क्या हो जाता है कि जो लिबरल लोग रहते हैं उनकी धीरे धीरे आम जनमानस उपेक्षा कर देती है, और इसके बाद जो अनुदारवादी लोग होते हैं उसका धीरे धीरे क्या आ जाता है, समय आ जाता है। जो लिबरल नहीं होते हैं उसके महत्वपूर्ण नेता कौन हो गए, लाला लाजपत राय हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। अब उन लोगों का समय आना शुरू हो जाता है 1905 के बाद बंगाल विभाजन के। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि बंगाल विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो कांग्रेस में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्ले मिंटो एक्ट आता है 1909 में, हम लोग इसके बारे में गौर करेंगे इसी पीरियड में। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे होम रूल लीग की स्थापना होती है, एनी बेसेंट के द्वारा भी होती है और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी होती है। इसी पीरियड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार गदर पार्टी का आंदोलन होता है लाला हरदयाल जी के द्वारा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार आंदोलन आता है। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे इस पीरियड में। हम इस पीरियड में लखनऊ समझौता के बारे में आपको बताने वाले हैं। लखनऊ समझौता के साथ साथ हम लोग कुछ जिन्ना के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस पीरियड में, जिन्ना का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लखनऊ अधिवेशन के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग इसी पीरियड में देखने वाले हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। और हम इसमें लिबरल का, जो लिबरल नेता रहते हैं उनके पतन के बारे में भी देखेंगे, और जो एक्सट्रीमिस्ट नेता रहते हैं या फिर अनुदारवादी लोग रहते हैं उनके शुरुआत में भी देखते हैं। और इसके बाद जब 1920 आ जाता है, मतलब कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम लोग यहाँ तक इसको पढ़ेंगे 1920 तक। और इसके बाद जो हमारा फेज शुरू होगा, एक नया फेज रहेगा 1920 से लेके 1920 टू 1947, 1920 से लेके 1947 तक का हमारा तीसरा फेज रहेगा। ये जो तीसरा फेज है 1920 से 1947 तक, उसको हम लोग गांधीयन फेज भी कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग गांधीयन फेज भी कहते हैं। गांधीयन फेज कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें गांधी का जो उदय होता है, भारत में महात्मा गांधी का उदय होता है, और वो लिबरल को एक्सट्रीमिस्ट को दोनों को एक करते हैं और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देते हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे इस पीरियड में। तो इस पीरियड में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे क्या, किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, जो 1920 से लेकर 1920 टू 1922, 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चौरा चौरी कांड के कारण किस प्रकार से स्थगित कर दिया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव के रूप में हम लोग दो चीज देखेंगे। एक तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, जो कि गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया जाता है, और एक हम देखेंगे जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं उनका उदय होता है कि जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी रोकते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ के जो युवा उस वर्ग रहते हैं, उस समय का जो यंग ब्लड रहता है, उसके अंदर इस बात का बहुत क्रोध रहता है कि क्यों गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी क्रांतिकारी विधि के द्वारा, मतलब अब चाहते हैं कि हम हिंसा के दम पे, वायलेंस के दम पे अंग्रेजों को भगा दे। तो ट्रेन लूटने का बात आती है, बहुत सारी कांड आते हैं जिसमें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काकोरी कांड हो गया, वहाँ चटगांव कांड हो गया, ये सब कांड के बारे में, जैसे दिल्ली में बम असेंबली का कांड हो गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके दो इफेक्ट देखेंगे। एक तो क्रांतिकारी इफेक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उसके बाद बंगाल में चटर्जी के बारे में, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा स्वराज पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे लाहौर अधिवेशन के बारे में, जिसमें भारत में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा रखी जाती है। उसके बारे में इस पीरियड में बात करेंगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंडित जवाहरलाल नेहरू का धीरे धीरे उदय होता है, सुभाष चंद्र बोस का धीरे धीरे उदय होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में 1930 ईस्वी में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पीरियड में कि गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन की शुरुआत किया जाता है, उसमें नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसी पीरियड में।
उसके बाद हम लोग गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना पैक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी पीरियड में। आगे चल के हम लोग 1937 का इलेक्शन के बारे में देखेंगे। और अंग्रेजों के द्वारा अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत हो जाता है, जैसा कि आपको मालूम है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत हो जाता है जो 45 तक चलता है, तो अब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को मनाने की कोशिश की जाती है। इसके कारण तरह तरह के प्रस्ताव भारत को दिया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। किसके? क्रिप्स मिशन के बारे में देखेंगे, माउंटबेटन प्लान के, बेवल प्लान के बारे में देखेंगे। उसके बाद माउंटबेटन प्लान के बारे में देखेंगे, राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में देखेंगे। ये सब चीज़ के रूप में मुख्य रूप से देखेंगे। और माउंटबेटन प्लान के बारे में जो सबसे लास्ट में देखेंगे वही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक रहेगा, माउंटबेटन प्लान। और उसी के साथ जो भारत आज़ाद हो जाता है 1947 में, वहाँ पर हम लोग अपने सिलेबस को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी तरह से सिलेबस रहेगा। और इसमें हम लोग जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इतना ब्रॉड सिलेबस है, हम लोग पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकते हैं कुछ ही लेक्चर में। लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। कभी कभी क्वेश्चन 1947 के बाद भी पूछने की संभावना रहती है और पूछ देती है। जैसे नेहरू जी के बारे में, नेहरू का जो पंचवर्षीय योजना रहता है, पंचशील सिद्धांत रहता है चीन के साथ, या फिर 1962 का वार रहता है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, कभी कभी एक आध सवाल उसे पूछने की संभावना होती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कभी नहीं पूछा गया है। और अगर आप करंट अफेयर से लगातार जुड़े रहते हैं, पेपर से लगातार जुड़े रहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपको मिलते रहती है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हमारा जो मुख्य सिलेबस रहेगा 1707 to 1947 ही रहेगा, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो चलिए, ये रहा था पूरा सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का। हम लोग अब मिलते हैं कोर्स में, जिसमें फर्स्ट लेक्चर हम लोग लेटर मुगल के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आराम से पढ़ते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।